हेडिंग को प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से अर्ध आयु का सूत्र का निगमन, यह पहला जो हेडिंग हुआ। अब ये क्वेश्चन को जब पेपर में आता है तो ये बदल करके दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अर्ध आयु और वेग स्थिरांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसलिए यहाँ पे दो हेडिंग आपको दिया जा रहा है, दोनों हेडिंग का उत्तर जो होगा सेम होगा, एक ही उत्तर इसका होगा। तो अब इसका सूत्र का जब निगमन करेंगे तो एक एक लाइन को समझना है आपको, जहाँ दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो अब यहाँ प्रथम कोट की अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे और यहाँ जो है अर्ध आयु का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि, अब यहाँ हल करेंगे, यदि जो टाइम है, जो टाइम जो मानेंगे वो टाइम को कितना मान लेंगे, आधा मान लेंगे, तो टी हाफ मान लेंगे। तो समय जो क्या हो गया, आधा हो गया। और उसकी जो मात्रा है यक्स बराबर, वो भी क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो मात्रा भी क्या हो गया है यहाँ पर, आधा नोट कर लेंगे। अब उसके बाद से यहाँ सूत्र लिखेंगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं, हमारा सूत्र जो है पढ़ाई हो चुका है। कौन सा सूत्र है, प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोट के अभिक्रिया के लिए सूत्र का निगमन करा दिया गया है। अगर वह सूत्र का निगमन आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के सूत्र का निगमन को देख सकते हैं। तो अब क्या है प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र, तो के बराबर होता है 2.303 होता है, बटा होता है टी होता है, और यहाँ क्या होता है, लाग होता है a/a-x होता है। तो यह सूत्र का निगमन जो है पिछले भाग में बताया गया है। तो अब यहाँ पे मान को रखेंगे। अब ये जो टाइम है वो टाइम के जगह पर अब टी नहीं लिखेंगे करके, अब वहाँ पे क्या लिखेंगे, टी हाफ लिखेंगे, और यक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, a/2 लिखेंगे, और लिख करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में जो आंसर आ जाएगा यही आपका क्या होगा, संबंध आ जाएगा। तो अब इसको मान भरेंगे। अब के बराबर 2.303 बटा, अब ये टी जो है, टी को हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, टी हाफ हो जाएगा, लाग हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 10 यहाँ पे रहता है 10। अब यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ ए, तो आपका ए हो गया बटा, अब ए हो जाएगा माइनस। अब यक्स के जगह पे क्या रखेंगे, तो याद रखेंगे यक्स के जगह पर a/2 रखेंगे। क्या रखेंगे, a/2, क्योंकि इसकी मात्रा आधा हो चुका है तो a/2 हो जाएगा। अब अगला लाइन लिखेंगे, तो अगला लाइन क्या बनेगा, के बराबर 2.303 बटा टी हाफ हो गया, लाग हो जाएगा 10 हो जाएगा, और a बटा, और 2 में a का गुणा करेंगे तो ये होगा 2a में से a को घटा देंगे, तो 2a माइनस a पूरे का बटा क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यह लाइन समझ में आ गया होगा क्या किए हैं, इसमें से 2 में a का गुणा करेंगे 2a माइनस a बटा 2 हो जाएगा। अब ये जो 2 है, अब ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ चला गया, और इसमें 2a में से a को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब यहाँ नोट करेंगे के बराबर 2.303 बटा टी हाफ, और यहाँ लिखेंगे लाग 10, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a बटा, अब 2a में से जब a को a घटा देंगे तो 2a में से जब a घट जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ a बचेगा। अब यहाँ क्या होगा, a से a को क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद से अब अगला लाइन लिखेंगे, के बराबर 2.303 बटा टी हाफ, और यहाँ लिखेंगे लाग 10, और जब a से a कट गया तो क्या बचा है, जब a से कट गया तो बचा 2, अब यहाँ लिखेंगे 2। अब लाग 2 का मान क्या होता है, अब यहाँ पे लाग 2 का मान को नोट करेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब अगला लाइन लिखेंगे, के बराबर 2.303
log 2 का मान याद रखेंगे 0.30 और यहाँ लिखेंगे 10 मैंने 10 मैंने 0.3010 होता है। किसका मान है? तो ये log 2 का मान होता है। सारणी में आप देख सकते हैं लघुगणक सारणी में, तो इसलिए यहाँ पे मान को आप याद रख लीजिए। log 2 का मान 0.3010 होता है, बटा क्या हो जाएगा t हाफ हो गया। अब ये दोनों का जब गुणा कर लेंगे, 2.303 का गुणा 0.3010 में गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पाएगा 0.693 लगभग में आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो गुणा करने पर इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 0.693 बटा t हाफ 1/2। तो यही जो है इसका किसका संबंध है, तो यह जो है वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में क्या है, संबंध है। या इस सूत्र को बदल सकते हैं, टी हाफ को यहाँ लिख सकते हैं, तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बटा क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। तो सूत्र समझ में आ गया होगा, निगमन कैसे किया गया है। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब इस सूत्र को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब इसी सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल प्रश्न को बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा और इस न्यूमेरिकल को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह न्यूमेरिकल कई साल परीक्षा में आ चुका है। तो आज पहला न्यूमेरिकल समझेंगे। अब तो क्वेश्चन है, प्रथम कोट के अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है, उसका जो अर्ध आयु है वह कितना दिया गया है, तो 50 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब यहाँ पे नोट करेंगे मान को, कि अब हल में यहाँ लिख देंगे टी हाफ जो है, समय इसका आधा जो ख़त्म हुआ है कितना है, 50 सेकंड है। तो टी हाफ बराबर 50 सेकंड। अब वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो के से प्रदर्शित करते हैं, प्रश्नवाचक हो गया। अब के का सूत्र क्या होता है, तो के का सूत्र अभी हम लोग पढ़े हैं और सूत्र का निगमन भी किए हैं। के बराबर क्या होता है, तो 0.693 बटा क्या है, टी हाफ होता है। अब इसमें मान रख देंगे तो कितना मान हो जाएगा, यहाँ पे टी हाफ के जगह पे क्या रखेंगे, 50। तो क्या होगा, 0.693 बटा क्या हो जाएगा, 50। अब 50 से जब इसमें भाग कर देंगे तो भाग देने पे कितना आएगा, तो के बराबर भाग देने पाएगा 0.0138 आ जाएगा। तो यह जो मान निकला कहाँ से आया, 50 में इसमें भाग करके आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। भाग देने पे 0.0138 आ जाएगा, और इसका मात्रक क्या होगा, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए मात्रक पर, अगर यह सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, अगर ये मिनट है तो मिनट इनवर्स हो जाता है। अगर इसको मानक रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं के बराबर 1.138 गुणे 10 के पावर। अब दशमलव दो स्थान इसके आगे चला गया है, तो इसने क्या लिखेंगे, -2 घात हो जाएगा। और यहाँ पर, और यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे, सेकंड इनवर्स। तो ये मानक रूप भी समझ में आ गया। 0.2 स्थान इधर घुसका 1-2 स्थान आ गया, इसमें -2 घात हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा पहला जो न्यूमेरिकल बताया गया है। अब दूसरा न्यूमेरिकल के बारे में समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है, प्रथम कोट के अभिक्रिया से वेग स्थिरांक 2 मिनट इनवर्स हो तो अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो यहाँ प्रथम कोट की अभिक्रिया से वेग स्थिरांक का मान दे दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में पहला मान हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर वेग स्थिरांक किससे प्रदर्शित करते हैं, तो के से, और के का मान क्या दिया है, 2 मिनट का क्या है, इनवर्स है। अब उसके बाद से टी हाफ इसमें पूछा जा रहा है,
तो टी हाफ बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। और टी हाफ का सूत्र क्या होता है, अब यहाँ टी हाफ का सूत्र नोट करेंगे। तो टी हाफ का सूत्र होता है 0.693 बटा क्या होता है, के होता है। तो यहाँ सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। अब इसके बाद से टी हाफ का मान यहाँ नोट करेंगे बराबर करके। अब टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.693 बटा और के का मान, तो के का मान इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो के का मान 2 मिनट इनवर्स है, तो यहाँ 2 रख देंगे और 2 से जब इसमें भाग कर देंगे तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 2 से भाग देने पर कितना आएगा, तो 0.34 और यहाँ लिखेंगे 6 लगभग में इसका मान हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक जो होगा मिनट होगा। क्या होगा, मिनट, क्योंकि समय है और क्वेश्चन में मिनट में दिया गया था इसलिए मिनट होगा। अगर यहाँ सेकंड में दिया गया होता तो उसका मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। तो अब अगला क्वेश्चन अब तीसरा समझा जाएगा। तो अब क्वेश्चन जो तीसरा नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रथम कोट के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो यहाँ प्रथम कोट के अभिक्रिया से वेग स्थिरांक का मान दिया रहेगा और अर्ध आयु की क्या करना है, गणना करना है। तो इसमें 2 प्रश्न हैं। तो अब यह पहला प्रश्न है, इसमें याद रखेंगे पहला प्रश्न इसको हल करेंगे। 200 मिनट का इनवर्स है, 200 क्या है, मिनट का इनवर्स है। ये किसका मान है, तो वेग स्थिरांक का मान है, याद रखिएगा। और अर्ध आयु की गणना करना है। और दूसरा जो मान इसमें दिया गया है, दूसरा प्रश्न है 4 आपका वर्ष का इनवर्स है। तो 4 वर्ष का क्या है, इनवर्स दिया गया है। तो यह 2 क्वेश्चन इस प्रश्न में दिया गया है। तो यह दोनों प्रश्नों को आप लोग हल करके और जो आंसर आएगा इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है। तो टिंडल प्रभाव क्या है, तो टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने टिंडल प्रभाव के बारे में अध्ययन किए थे। जब प्रकाश का जो किरण है कोलाइडी विलयन के अंदर गुजारा जाता है तो प्रकाश का जो पथ है वह चमकीले शंकु के रूप में दिखाई देती हैं, उसे टिंडल शंकु कहा जाता है और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जो है नोट करते चलिए। जब प्रकाश को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ चमकीले शंकु के रूप में दिखाई देता है। मतलब जब प्रकाश का जो किरण जो है किसी कोलाइडी विलयन में जब गुजारा जाता है तो प्रकाश का जो पथ होता है मतलब रास्ता होता है वह चमकीले शंकु में दिखाई देता है। इस शंकु को टिंडल शंकु कहते हैं। इस शंकु को क्या कहेंगे, टिंडल शंकु कहते हैं। टिंडल शंकु कहते हैं तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। कितना आसान है। आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसका खोज टिंडल ने की थी। मतलब टिंडल प्रभाव का खोज किसने की थी, तो टिंडल ने
किए थे। अब चित्र के माध्यम से समझेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यह जो बना हुआ है कोलाइडी विलयन है। यह जो इसमें बना है क्या है, यह कोलाइडी विलयन है। और अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब इसको देखा जाता है और यहाँ जो है प्रकाश की किरणें जब इसके अंदर गुजरता है तो चमकीले शंकु, यह जो आकार यहाँ से बना है और ऐसे आकार बना है तो यह शंकु के आकार का है। तो यह शंकु बना है और इस शंकु का नाम क्या है, टिंडल शंकु है। और इस प्रभाव का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो टिंडल ने हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि यह कोलाइडी विलयन है और ये अंधेरा जो इसके अंदर देख रहे हैं अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसके ऊपर से यहाँ से जब देखा जाएगा तो इसके अंदर जो है शंकु के आकार का इसमें टिंडल शंकु बनता है। इस शंकु को ही क्या कहेंगे, टिंडल शंकु कहा जाता है। यह शंकु कब दिखाई देगा, जब यहाँ से प्रकाश किरण इसके अंदर गुजारा जाता है तो इसके अंदर एक शंकु के आकार की आकृति दिखाई देता है और इस शंकु को क्या कहेंगे, टिंडल शंकु कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में बना लीजिएगा और इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो परिभाषा आपको क्या है, इस चित्र में ही छिपा हुआ है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टिंडल प्रभाव आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब कोलाइडी विलयन के अंदर जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह जब प्रकाश जब इसके अंदर गुजरता है तो शंकु का आकार इसमें बनता है। उस शंकु को टिंडल शंकु कहा जाता है और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्डी-सुलजे का नियम। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि हार्डी-सुलजे का नियम क्या है। तो जर्मनी के हार्डी तथा सुलजे, ध्यान दीजिएगा, हार्डी और सुलजे जो हैं अलग अलग हैं। हार्डी तथा सुलजे ने वैद्युत अपघट्यों द्वारा स्कंदन का अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया जिन्हें हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। तो यहाँ नोट कर लीजिए, जर्मनी में हार्डी तथा सुलजे ने वैद्युत अपघट्यों द्वारा स्कंदन का अध्ययन, किसका अध्ययन, स्कंदन का अध्ययन किया, स्कंदन का अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के। तो जर्मनी में हार्डी तथा सुलजे ने वैद्युत अपघट्यों द्वारा किसका अध्ययन, स्कंदन का अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। अब इनका नियम क्या था, अब यह समझेंगे अब कि इनका नियम जो है क्या है। तो इस नियम के अनुसार, अब यहाँ नोट करेंगे, इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे। तो इस नियम के अनुसार अब ध्यान देंगे इनके नियम क्या थे। अब एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट जरूर कीजिए। तो विपरीत आवेश युक्त मतलब विपरीत आवेश मतलब प्लस माइनस जो है विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती हैं, अधिक होती हैं
उसकी उसकी साल, आगे चल के हम लोग साल भी पढ़ेंगे, उसकी साल का स्कंदन करने की शक्ति, स्कंदन करने की शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती हैं, तो यह जो नियम बना है हार्डी सुलजे का नियम है। तो एक बार और समझेंगे। तो विपरीत आवेश युक्त आयन की जो संयोजकता जितनी अधिक होती हैं उसकी साल का स्कंदन करने की शक्ति भी उतनी ही क्या होंगी, अधिक होती हैं। किसका नियम है, हार्डी सुलजे का नियम कहलाती हैं, हार्डी सुलजे का नियम कहलाती हैं। तो इस नियम कहलाती हैं। तो यह नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संयोजकता जितनी अधिक होती हैं साल का स्कंदन की शक्ति भी उतनी ही क्या होंगी, अधिक होती हैं। हार्डी सुलजे का नियम कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे क्या है, अब जैसे जो है, जैसे यहाँ एन का मतलब सोडियम के ऊपर अगर +1 चार्ज है, इससे बड़ा जो है Mg के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस जो है 2 चार्ज हो जाएगा। अब इससे जो है Al के ऊपर क्या होगा, +3 चार्ज हो जाएगा। ये किनका नियम है, बढ़ते क्रम में जो हुआ है किनका नियम है, हार्डी सोल्जे का नियम है। यहाँ 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज हो जाएगा। अब ऐसे अगर माइनस पे देखा जाए तो Cl के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। फिर लिखेंगे यहाँ पर SO4 के ऊपर क्या होता है, 2 माइनस होता है। और इससे जो है PO4 के पावर क्या होगा, तो 3 माइनस होता है। तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस, यहाँ पर 3 प्लस। ये किनका नियम है, तो यह हार्डी सोल्जे का नियम है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्षण क्या होता है। यह भी क्वेश्चन जो है IMP है। रक्षण या रक्षी कोलाइड क्या है। तो अब रक्षण की परिभाषा को समझेंगे। तो किसी द्रव विरोधी कोलाइड, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड, देखिए द्रव विरोधी कोलाइड में क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड की अल्प मात्रा मिला देने पर, अल्प मात्रा क्या करने पर, मिला देने पर, मतलब थोड़ा सा मात्रा मिला देने पर इनका अस्तित्व बढ़ जाता है। तो किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड की जब अल्प मात्रा जब मिला देते हैं तो उसका क्या होता है, अस्तित्व जो है बढ़ जाता है। और अर्थात इनका स्कंदन घट जाता है। स्कंदन क्या होता है, घट जाता है। स्कंदन घट जाता है। कितना आसान है। यह घटना रक्षण कहलाती है। घटना क्या कहलाती हैं, रक्षण कहलाती हैं।
तो रक्षण का परिभाषा आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि जब द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड की अल्प मात्रा जब मिला देते हैं तो उसका अस्तित्व जो है बढ़ जाता है, अर्थात इसका स्कंदन घट जाता है। तो यह घटना रक्षण कहलाती है तथा द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं तथा द्रव स्नेही जो कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड को क्या कहेंगे? रक्षी कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहा जाता है, रक्षी कोलाइड कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा रक्षण क्या है, कितना आसान परिभाषा है। तो उदाहरण लिख सकते हैं कि गोल्ड साल में जिलेटिन मिला देने पर, तो यहाँ जैसे लिख लीजिए, जैसे रक्षण कैसे होगा, तो जैसे लिख लेंगे कि गोल्ड साल में जिलेटिन मिला देना। तो उदाहरण क्या है कि गोल्ड साल में जिलेटिन मिला देना जो है क्या कहलाएगा? रक्षण कहलाता है। तो रक्षण का परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संख्या। स्वर संख्या क्या होता है, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही IMP माना जाता है। तो इसका उत्तर जो है, किसी द्रव स्नेही कोलाइड का सर्वरांक उसका मिलीग्राम में वह न्यूनतम भार है जिसकी उपस्थिति में 10 ml मतलब 10 मिलीलीटर मानक गोल्ड साल में 10% NaCl मतलब नमक विलयन को 1 मिली डालने पर साल का रंग लाल से नीला परिवर्तित होने से रुक जाता है, स्वर संख्या कहलाता है। तो स्वर संख्या का अर्थ यह हुआ कि जब द्रव स्नेही कोलाइड में उसकी जो मिलीग्राम में न्यूनतम भार होता है और उसमें उपस्थित जो है 10 ml मतलब 10 मिलीलीटर मानक गोल्ड साल में 10% नमक का विलयन को 1 मिली डालने पर साल का रंग लाल से नीला परिवर्तित होने से रुक जाता है, स्वर संख्या कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी स्वर संख्या का जो है यह परिभाषा अपने कॉपी में लिख लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब इसका उदाहरण समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी 2 कॉलम बना लीजिएगा। पहला कॉलम लिखिएगा द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा लिखिएगा सर्वरांक। तो इसमें जो है जिलेटिन का जो स्वर संख्या कितना होता है, तो 0.005 से लेकर के 0.05 के बीच में होता है। और हीमोग्लोबिन का जो है स्वर संख्या कितना होता है, तो 0.01 होता है। और एल्बुमिन में कितना होता है, तो स्वर संख्या 0.10 होता है। गोद में कितना होता है, तो 0.15 से 0.25 तक होता है। स्टार्च में जो है स्वर संख्या कितना होता है, तो 25 होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस मान को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे आप 2 बार पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास को चलाया जा रहा है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे पायस क्या है, पायस कितने प्रकार के होते हैं और पायस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कल के वीडियो देखना न भूलिए। तो आज का वीडियो जो है इतना ही। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।